2025 की ईरान इजराइल जंग ने मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्सक आधार को हिला दिया था। यह ईरान की परमाणु एम्बिशंस और इजराइल की रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर लंबे समय से चले आ रहे तनाव की वजह से शुरू हुई थी। इस 10 दिन की जंग में बड़े हवाई हमले, मिसाइल एक्सचेंजेस, आम सिविलियनों की मौतें और सीधे यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन शामिल थे। यह जंग 23 जून 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स की मध्यस्थता से हुए एक सीजफायर के साथ खत्म हुई। लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं, असली में कौन जीता, यह क्यों हुआ और आगे क्या है। यह जंग रातों रात शुरू नहीं हुई थी, इसे बनने में कई दशक लगे थे। न्यूक्लियर चिंता। इजरायल ने हमेशा से न्यूक्लियर ईरान को अपने वजूद के लिए खतरा माना है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली बनाने के लिए है, लेकिन इजरायल और कई वेस्टर्न देशों को शक है। प्रॉक्सी वॉर। ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे इजरायल विरोधी मिलिशिया को पैसा और मदद देता है, जिससे इलाके में हमेशा अशांति बनी रहती है। आपसी दुश्मनी। ईरान के लीडरशिप ने हमेशा इजरायल को खत्म करने की बात कही है, जबकि इजरायल ने कसम खाई है कि वह किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा। इस वॉर की तुरंत वजह ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करती हुई इजरायल की एक प्रीएम्प्टिव मिलिट्री ऑफरवाई थी। इजरायल ने सज्जूस्ते पहले हमला किया। 200 युद्धक विमानों का उपयोग करके इजरायल ने ओवन पैरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया, जिसमें नतांज और फोर्डो में ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों पर हमला किया गया। और इस्फहान। उनका लक्ष्य सरल था, ईरान के परमाणु अफर्यक्रम को नष्ट करना। ईरान का रिप्लाई हमला। ईरान ने टेल अवीव, हाइफा सहित इजरायली शहरों पर लगभग 150 मिसाइलें फायर्ड और बीरशेबा, अस्पतालों और स्कूलों सहित नागरिक केंद्रों पर हमला हैपेंड। ईरान ने दावा किया कि यह प्रतिक्रिया प्रतिरोध और राष्ट्रीय लचीलेपन को प्रदर्शित करने के लिए थी। उसके बाद सच में बहुत तबाही हुई। ईरान में 224 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से लगभग 90% आम नागरिक थे। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए और कई परमाणु सुविधाओं को बहुत नुकसान हैपेंड। वहीं इजराइल में 24 पीपलों की जान चली गई और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। शहरों को, खासकर सेंट्रल इजराइल में, बहुत नुकसान हैपेंड। दोनों तरफ तबाही और नुकसान का पैमाना यूं जानते हैं, सच में चौंका देने वाला वॉस। फिर घटनाओं में एक नाटकीय मोड़ आया जब संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में इसमें शामिल हो गया और उन्होंने ओवन पैरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया। B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठियोफनों को निशाना बनाया और ये विशाल 30,000 पाउंड के बंकर जस्टिंग बम्ब्स गिराए। रिपोर्ट के अनुसार 3 प्रमुख ठियोफने पूरी तरह से तबाह हो वेंट। ईरान ने हार नहीं मानी और कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर जवाब दिया, लेकिन शुक्र है किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी। इस कदम को एक पूर्ण हमले के बजाय एक प्रतीयोफात्मक चेतावनी के रूप में देखा गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने बीच में आकर 23 जून को सीज फायर करा दिया। चाहे ईरान और इजरायल ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए कि उन्होंने सीज फायर तोड़ा है, 21 जून से सीज फायर चला आ रहा है। मोर्टर एनालिस्ट्स का मानना है कि दोनों कंट्रीज ने, चाहे उनको बहुत नुकसान हुआ, फिर भी उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को और आगे बढ़ाने से अच्छा डिप्लोमेसी से ऑफम लिया। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने, यूं जानते हैं, इस नतीजे को एक हिस्टोरिक जीत बताया। इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज को खत्म कर दिया है और कुछ खास IRGC लीडर्स को हटा दिया है। अमेरिका की मदद से इजराइल का मानना है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई साल पीछे कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने इसे एक स्ट्रैटेजिक विक्ट्री बताया, क्योंकि उन्होंने सीज फायर के लिए मजबूर किया था। चाहे सामने इजरायली और अमेरिकी मिलिट्री पावर ही क्यों ना हो, वे इजरायली शहरों पर अपने सक्सेसफुल मिसाइल अटैक्स, अमेरिकी बेस पर अटैक और वेल अग्रेशन के सामने जो नेशनल यूनिटी सामने आई, उसे पॉइंट आउट करते हैं। पर सच कहूं तो असलियत यह है कि किसी भी तरफ को पूरी जीत नहीं मिली। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स को डिले करने में ऑफ में आब रहा, पर उन्होंने खतरे को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। ईरान हमलों से बच गया और रिप्लाई ऑफरवाई भी की, अपनी ताकत को बनाए रखा, भले ही इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।
यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी ताकत दिखाई, जरूर, पर ऐसा उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग के खतरे पर किया। तो आइए दोनों पक्षों पर हुए असर और नुकसान पर करीब से नजर डालते आर। ईरान में 224 से ज्यादा सिविलियनों की मौत हुई है और खैर उनमें से लगभग 90% नागरिक थे। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए आर। नतांज, फोर्डाव और इस्फहान जैसे बड़े बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए आर। ईरान ने F-14 जेट, कई IRGC अधियोफ्रियों और मिसाइल लॉन्चर भी खो दिए। 9000 से ज्यादा नागरिक विस्वासपित हुए आर। अब इजरायली पक्ष में महिलाओं और बच्चों सहित 24 मौतें हुई हैं और 800 से ज्यादा घायल हुए आर। तेल अवीव, बीरशेबा और हाइफा में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया और दक्षिणी इजराइल में हजारों लोग विस्वासपित हुए आर। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी बॉम्बिंग कैंपेन को एक सक्सेस के तौर पर दिखाया, यह कहते हुए कि इसने ईरान को न्यूक्लियर बनने से रूफ। प्रेसिडेंट ट्रंप को दुनिया भर में मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। सहयोगियों ने उनकी तारीफ की, लेकिन विरोधियों ने आलोचना। रशिया और चाइना दोनों ने यूएस और इजराइल की निंदा की। रशिया ने कहा कि ईरान को सेल्फ डिफेंस का अधिऑफर है, जबकि चाइना ने संयम और शांति वार्ता की अपील की। यूरोपियन यूनियन की रिस्पॉन्सें भी मिलीजुली थीं। यूके और फ्रांस ने इजराइल के सेल्फ डिफेंस के अधिऑफर का समर्थन किया, लेकिन ईयू के अन्य देशों ने डी एस्केलेशन का आग्रह किया। मुस्लिम देशों में टर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट और जॉर्डन जैसे देशों ने इजरायली अग्रेशन और ईरान में सिविलियंस पर हुए नुकसान की निंदा की। यूनाइटेड नेशंस ने एक इमरजेंसी सेशन बुलाई, लेकिन हां, यूएस के वीटो पावर के उपरांत वे किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए। तो युद्ध असल में क्यों हुआ? सजस्ते पहले इजराइल का प्रियम्पशन का सिद्धांत है, जिसका मूल रूप से मतलब है कि पहले हमला करना ही अस्तित्व सुनिश्चित करता है। इजराइल ने इस सिद्धांत का पहले भी इस्तेमाल किया है, जैसे 1981 में इराक में औसिरक रेड के दौरान। दूसरा, ईरान का रणनीतिक विस्तार तेहरान, लेबनान से यमन तक अपना इंपैक्ट बढ़ा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में इजरायली और अमेरिकी हितों को खतरा है। तीसरा, परमाणु सीमा। ईरान शायद उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां बम बनाना संभव था, इसलिए इजराइल ने उस नो रिटर्न पॉइंट तक पहुंचने से पहले हमला कर दिया। और आखिर में अमेरिकी इलेक्शन और भू राजनीति ने भूमिका निभाई। ट्रंप का इसमें शामिल होना रणनीतिक वज 2026 के चुनावों से पहले अपनी ताकत दिखाना, गठबंधन को मजबूत करना और क्षेत्र में तेल हितों को सुरक्षित करना। इजराइल ने, यूं जानते हैं, परमाणु सुविधाओं पर बमबारी करके एक तरह से सामरिक सफलता हासिल की थी। इस कदम ने देश के अंदर पीपलों का मनोबल बढ़ाया और दुनिया भर में उसकी सैन्य श्रेष्ठता की छवि को भी मजबूत किया। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ईरान के परमाणु नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करने में दरअसल असफल रहा। ईरान, यूं जानते हैं, हमले से बच गया और उसने मिलिट्री जवाब दिया। उसने पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अपनी इंटरनल यूनिटी बनाए रखी। ईरान ने इस वॉर को इंपीरियलिस्ट अग्रेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस के रूप में भी दिखाया। यूएसए ने आगे न्यूक्लियर एस्केलेशन को रोका। हालांकि इसे एक बहुत बड़ी जंग का खतरा था, फिर भी देश मिलिट्री के नजरिए से स्ट्रांग दिखा। हालांकि यह बताना जरूरी है कि इस इंटरवेंशन से दुनिया भर में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। ईरान और इजराइल दोनों को आंशिक जीत मिली, जो उनके छोटे मोटे गोलों से मेल खाती थी। पर सच कहूं तो लंबे समय के लिए खतरे अभी भी हैं। ईरान शायद कुछ विदेशी मदद से अपनी परमाणु फैसिलिटी फिर से बना सकता है और इजराइल पर प्रॉक्सी हमले का खतरा अभी भी बना हुआ है। यह क्षेत्र अभी भी बारूद का ढेर है और अगली चिंगारी और भी जानलेवा हो सकती है। यह युद्ध हमें सिखाता है कि आज के जियोपॉलिटिक्स संघर्षों में जीत सिर्फ बम और मिसाइलों से नहीं मिलती। यह असल में स्थिरता, कूटनीति और अस्तित्व के बारे में है। ईरान इजराइल वॉर 10 दिन तक चला और यह सब इजरायली एयर स्ट्राइक के साथ न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर शुरू हुआ। ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागकर जवाब दिया और फिर अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर बमबारी की। एक सीज फायर पर सहमति बनी, जिसमें दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया। आम सिविलियनों को भारी नुकसान हुआ। ईरान में 224 से ज्यादा लोग मारे गए और इजराइल में 24। कोई निर्णायक विजेता नहीं था,
बस रणनीतिक स्थिति और भी गहरा अविश्वास था। जियोपॉलिटिक्स के इम्पैक्ट यूं जानते हैं, वैश्विक सुरक्षा, अमेरिकी चुनावों और मिडिल ईस्ट में अलायंसों को प्रभावित करेंगे।